आज 14 अप्रैल है और आज पूरा देश अम्बेडकर जयंती मना रहा है। आपको भी अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में दलितों की स्थिति इतनी बेकार क्यों है। क्यों दलित जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो विवाद होता है। क्या दलित राजनीति का एक साधन मात्र रह गए हैं कि वोट लो और फिर लात मारो और हटाओ। इतने बड़े दलित समाज से कोई दूसरा अम्बेडकर क्यों नहीं पैदा हुआ, एक ही अम्बेडकर क्यों हुए। और अंबेडकर जो दलितों की बात कर रहे थे, क्या वे सचमुच में दलित थे? क्या उनकी सोच सचमुच में दलित उत्थान वाली, दलितों के विकास वाली सोच थी? आज तमाम तरह की चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। क्या नीतीश कुमार भी दलित विरोधी हैं? क्या लालू यादव भी दलित विरोधी हैं? क्या दलित राजनीति समय समय पे बदलते रही है? आज़ादी के समय कांग्रेस से दूर क्यों थी दलित वोट बैंक? क्यों सवर्ण और मुस्लिम समीकरण पे ही कांग्रेस शासन कर रही थी? जब भाजपा की बारी आती है तो भाजपा भी ओबीसी राजनीति करती है, सवर्ण सपोर्टर के रूप में रहते हैं। आखिर दलितों का नेता है कौन? क्या मायावती हैं? मायावती तो सत्ता में बहुत दिनों से नहीं है, तो फिर दलितों की कौन बात कर रहा है? बिहार में तो वर्षों से दलित मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। जीतन राम मांझी थे तो वो मुखौटा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उनका चलने वाला कुछ था नहीं और चलता भी नहीं था उनका कुछ। और इनकी आबादी देखी जाए तो हर 5 में एक व्यक्ति दलित है, लेकिन फिर इतनी बड़ी दुर्दशा क्यों है? सबसे पहले आप समझिए इस चीज़ को कि दलित जाति नहीं है। भारत की राजनीति में जाति का महत्व तो है, लेकिन वर्ग का महत्व नहीं है। वर्ग कहने का मतलब है कि कई जातियों का समूह, और उसकी कोई वैल्यू बिहार में नहीं है, भारत की राजनीति में भी नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों संयोग से एक ही वर्ग से आते हैं, वो है पिछड़ा वर्ग। दोनों पिछड़ी जाति है, यादव भी पिछड़ी जाति है, कुर्मी भी पिछड़ी जाति है। और लालू यादव भी नहीं कह सकते कि हम पिछड़ी जाति के नेता हैं, और नीतीश कुमार भी नहीं कह सकते कि हम पिछड़ी जाति के नेता हैं, क्योंकि दोनों की जाति तो पिछड़ी ही है। दोनों अपने अपने वर्ग के नहीं कह सकते, कुछ जातियों के समूह के नेता हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा समय आया जब लालू और नीतीश दोनों मिलकर के दलित का विरोध किए, और बेचारे दलित वर्ग से आज तक कोई उस तरह का कद्दावर नेता नहीं आया। और वो नेता थे रामसुंदर दास। रामसुंदर दास 1990 के दशक में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, क्योंकि वो वीपी सिंह के करीबी समझे जाते थे। इधर नीतीश कुमार रामसुंदर दास को हराने के लिए, जो दलित को हराने के लिए नीतीश कुमार सोचे कि दलित बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उससे अच्छा है कि पिछड़ी जाति के किसी को बनाया जाए। और लालू यादव की पैरवी नीतीश कुमार कर देते हैं चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर भी उस समय कद्दावर नेता हुआ करते थे देश में, और चंद्रशेखर अपने करीबी रघुनाथ झा को खड़ा करा देते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, कैंडिडेट के रूप में। और 3 फ्रंट बन जाता है, 3 गुट बन जाता है। और इस तरह से होता क्या है कि लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और सारे लोग मिलके दलित नेता को हरा देते हैं। और उसके बाद से बिहार में दलित राजनीति की बू आनी बंद हो गई। रामविलास पासवान उभरे, लेकिन वो भी 28-29 सीटों तक ही सिमट के रह गए बिहार में, कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। मायावती उभरी, लेकिन वो फिर शांत हो गई बहुत जल्दी से। उसके बाद फिर मायावती दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी, और फिर इस तरह से राजनीति में उनका उत्थान आया ही नहीं आया। राजस्थान में हो, पंजाब में कांग्रेस ने सोची चन्नी जी को दलित चेहरा के रूप में लाने की, लेकिन पंजाब ने नकार दिया। कांग्रेस बुरे तरीके से हार गई। अब भारत के किसी भी राज्य में जाकर देखें तो दलित राजनीति आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यह मिलती है तो चुनाव से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले तक सारे बड़े बड़े नेता जय भीम के समारोह में जाया करेंगे। जैसे आज है, इस वर्ष चुनाव है कई राज्यों में, तो आप देखेंगे विधायक से लेकर अंडल मंडल कमंडल अध्यक्ष तक सारे पहुंच जाएंगे, और सारे वो ब्लू रंग का जो गमछा होता है जय भीम वाली, वो तो रंग सब एक ही है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना होता है कि रंगों का महत्व है। ये रंग भगवा मेरा है तो ब्लू इसका है, तो पीला इसका है, तो काला इसका है, हरा इसका है। लेकिन वो सब बेवकूफ़ी है। रंग का कोई महत्व नहीं होना चाहिए मेरे समझ से।
तो अभी सारे नेता ब्लू ब्लू गमछा लेंगे आज भर, उसके बाद फिर हो गया काम। फिर देखेंगे कि दलितों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा झूठ मूठ का यहाँ पल रही है। हम तो यही कहेंगे भारत में अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है वो झूठ मूठ का पलता है, राजनीति का खेल बन गया है, लोगों का वोट लेने की कोशिश करता है, साजिश करता है कि हमारे जो हमें खिलाता पिलाता है, भरण पोषण हमारा करता है, वह नेता जीते। बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। जब कभी बड़ा बवाल होगा तो आएंगे 2 घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए कि वोट हमारा मिले, और वोट का साल नहीं रहेगा तो वो आएंगे भी नहीं आपके पास। तो कई दलित नेताओं का नाम नहीं लेना चाहेंगे जो अपने आप को बड़ा तिस्मार खा समझते हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं। चुनाव आता है, दलितों के साथ समस्या आती है तो वो थोड़ा आगे होते हैं, हवा पानी देते हैं, बांधते हैं कि हम ये हैं वो हैं। अगर चुनाव नहीं है तो इस बात की मैं 110% गारंटी लिख कर देता हूँ कि वो नहीं आएंगे दलितों की बात सुनने। दलितों की बस्ती में जाकर के गंदगी है उसकी सफाई वो नहीं कराएंगे। दलितों को वो ये शिक्षा नहीं देंगे कि आप पढ़ाई करो। दलितों को वो ये शिक्षा नहीं देंगे कि आपस में मिलजुल कर समरसता बना कर रखो, ये नहीं बोलेंगे। दलित में ही कई सारी जो लगभग 2-2.5 हज़ार जातियाँ तो हैं ही भारत में जो दलित वर्ग के अंतर्गत आती हैं, और उसके पास वो नहीं जाएंगे, उन लोगों में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे। उसमें भी 50 नेता पैदा करेंगे वो कि हमारा फ़ायदा होता रहे, बाकी अपना झुनझुना बजाए। और कुछ लोग जो थोड़ा समझदार टाइप के नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल दलित वर्ग में भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़े लिखे होने और समझदार होने में अंतर होता है। पढ़ लिख लेने से व्यक्ति समझदार नहीं हो जाता। ऐसा होता तो फिर देश हमारा बहुत समझदार हो गया होता। स्कूल कॉलेज शहरों में जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं सारे के सारे समझदार होते। ट्रैफिक नियम नहीं टूटता, बैंकों का लोन नहीं डूबता, आपराधिक घटनाएं नहीं घटते सड़कों पे। अगर पढ़ा लिखा आदमी समझदार तो होगा ही होगा। और ऐसा होता तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होता हमारे देश में इतना। इसका मतलब साफ साफ सा है कि सारे लोग कमाने खाने में लगे हुए हैं, बहाना है, राजनीति है वो। दूसरी चीज़ है दलितों की कि जो दलित नेता हैं, जो दलित अधिकारी हैं, जो दलित शिक्षाविद है, कम से कम वह दलितों के नाम पर लाभ लेकर तो आया ही है। नौकरियों में उसे छूट दी गई है तभी वो बना है। अगर वह दलित नहीं होता तो फिर वो नहीं बनता वहाँ पे। तो उसे तो कम से कम अपने समाज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कोई दलित शिक्षक बन गया और दलित बस्ती में रहता है, वह अगर 1 घंटा भी दलितों के बच्चों पर समय दे, 1 घंटा खर्च करे कि हम मुफ्त में पढ़ाएंगे दलित के बच्चों को, और दलित समाज हमें मदद करे। मदद क्या, कोई तो कर ही देगा कुछ न कुछ। और नहीं भी तो निस्वार्थ भाव से आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी गिनती महान में कैसे होगी। और 1-2 की बात हम नहीं करें, लाखों शिक्षक होंगे भारत में जो दलित समाज से आते होंगे, और आप उनसे जाके मिलिए, पूछिए कि आपने आज तक कितने दलित बच्चों को पढ़ाया है मुफ्त में, कम से कम मोहल्ले में ही सही, कितने लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी है, जबकि आपके ऊपर तो एहसान किया गया है, किसी और को छोड़ करके आपको लिया गया है। तो आपसे एक्स्ट्रा उम्मीद की जानी चाहिए। जब ज़्यादा सुविधा आपको हम दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा चीज़ें हम खोजेंगे भी, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। दलित नेता है कोई बड़े बड़े, जब उनको लाभ देने की बारी आती है तो वो अपने परिवार पे आ जाते हैं, बेटा को, बेटी को, दामाद को। कुछ नेता अपने समधन अर्थात समधिनी को भी, जैसे लड़का की सासू या लड़की की जो सास होती है उसको भी मंत्री विधायक बना देते हैं। तो कोई पहले भाई को, फिर भौजाई को, तो फिर बेटी को, तो फिर दामाद को, तो फिर बेटा को, फिर बहू को, फिर सारे लोगों को अपने ही परिवार में रख लेते हैं वो सीटें। और बाकी के जो दलित हैं वो वोट बैंक बने रहते हैं। आप बिहार में देख सकते हैं, चिराग पासवान के परिवार में देखिए, जब रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, वो उनके रामचंद्र पासवान भाई वो भी सांसद, पशुपति पारस वो भी सांसद, फिर इनके बेटे लोग, एक प्रिंस राज वो भी सांसद, चिराग पासवान वो भी सांसद, चिराग पासवान के बहनों ही हैं, कौन, भारती उनका नाम है, वो भी सांसद। बाकी जो पासवान जाति के लोग हैं, जाए अपना जय सीताराम हो गया। अशोक चौधरी का देखिए, अशोक चौधरी, संभवी चौधरी, उनसे पहले भी अशोक चौधरी के पिताजी थे
महावीर चौधरी शायद नाम था, उनका भी वही हाल। अपने परिवार में सारी चीज़ें रख लेंगे, फिर बाकी दलित वोट देने के लिए बचे हैं वो बेचारे। और इसीलिए दलित समाज का विकास करने की बात, इच्छा कोई नहीं रखता है। और धीरे धीरे हम आएंगे कि अम्बेडकर ने क्या गलती भी कर दी तो सब अपनाए नमा है। दूसरी चीज़, भारत की राजनीति में जब से मंडल आयोग आ गया है, मंडल आयोग ने पूरी कोशिश की कि पिछड़ी जाति के लोग आगे हो और दलित भार में जाए। आप जितने भी ओबीसी लीडर्स को देखिए, सारे के सारे एक तरह से दलितों के कंधा पर पैर रख के आगे बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव मायावती के कंधा पे आगे पैर रख के आगे बढ़ गए। इसके बाद देखा जाए तो बिहार में भी देखिए आप, लालू यादव, नीतीश कुमार, दलित रामसुंदर दास के कंधा पर पैर रख के आगे बढ़ गए। जब ढुलमुल रवैया वाली सरकार आती है भारत में, जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटा सुरेश राम लड़की के साथ सेक्स स्कैंडल में फंस गए। उनकी नग्न तस्वीरें लड़की के साथ वायरल हो गई, अखबारों में छप गई। और वो लड़की चूँकि जाट थी और ये थे चमार जाति के, जिसे अब जाटो भी कहा जाता है। पुराने सरकारी आंकड़ों में चमार जाति लिखा जाता है। तो वो जब से आता है न्यूज़ में तो होता क्या है, फिर उनकी राजनीति ठप हो जाती है, फिर कोई नया चेहरा आ जाता है। और दिल्ली के आसपास के जाट इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करते कि भाई कोई चमार जाति का है और वो जाट की लड़की से प्यार कर ले, वो भी उस जमाने में, वो भी कार में बैठ के घूम रही थी वो लड़की। तो वहाँ भी एक तरह से दलित राजनीति की हत्या हो जाती है। अब हर जगह देखिए, चुनाव में ही दलित याद आते हैं, उसके बाद किसी को दलित याद नहीं आते हैं। नेताओं को छोड़िए, अधिकारियों को, सिपाही, जो पुलिस, दारोगा, इन सब पदों पे है, उनको भी याद नहीं आती। और जो दलितों की सबसे बड़ी समस्या आखिर है क्या? सबसे बड़ी समस्या, उनके अंदर समझ विकसित करो, उनके लिए रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराओ, स्थितियाँ वैसी बनाओ कि सब में समरसता बढ़े। और दलित का विकास तब तक होगा ही नहीं जब तक कि आप उसको दलित के नज़रिए से देखना न छोड़ दीजिएगा। और दूसरा कोई कैसे ये छोड़ेगा, इसके लिए एक ही उपाय है कि वह उसके साथ घुल मिल के चलने लगे, हृदय जीतने की कोशिश करे। अन्यथा तो मुश्किल ही है ना, कोई आपको अपने पास क्यों बैठने देगा? आप में कोई सी क्षमता होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तो गुण होना चाहिए कि आपको लोग पूछे। और पूजा तो गुण की ही होती है। आज किसी को आप बोलिएगा कि ये मुसहर जाति का, इसको हम नहीं बैठने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं पीने देंगे, नहीं जाएंगे उसके साथ, कि हम सुनार जाति के हैं। और वही मुसहर अगर कलेक्टर बन के आ गया, एसपी बन के आ गया, डीएसपी, डीएम कुछ भी बन के आ गया, तो आप उसको बैठने दीजिएगा या नहीं बैठने दीजिएगा? बड़े बड़े अकलची लोग पैर छूने लगते हैं कि अब तो इससे हमको बड़ा काम पड़ेगा, फायदा होगा, जो है सो यही आइए बाबू साहब, अपने थाली में दे दीजिएगा खाने के लिए उसे। उस समय तो सारे जो संस्कार है आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा जो दोहरा चरित्र है दलितों को लेकर के, खास करके जो अच्छे हैं उसके साथ बैठेंगे और जो बुरे हैं उसके साथ, थोड़ा बुरे के कमज़ोर जो हैं उससे को हम भेदभाव करेंगे, जातिगत भेदभाव करेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। और अंबेडकर जी को कई मायनों में गलत हम इसलिए भी मानते हैं कि अंबेडकर ने राजनीति करने की कोशिश तो की, लेकिन दलितों के चेतना में परिवर्तन की बात कभी की ही नहीं। अंबेडकर ने दलितों को इस लायक बनाने की कोशिश कभी नहीं की। और न ही उनकी आप पूरे भाषण और थीसिस को, थ्योरी को पढ़िए तो आपको कभी लगेगा कि दलितों को एक मतलब किस तरह से व्यापक स्तर पर उनका विकास किया जाए, जिससे वो सामाजिक समरसता का एक विषय बन जाए, या समरसता समाज में आ जाए, दलितों को लेकर के भी और सारी जातियों को लेकर के एक साथ। आपको अंबेडकर को नहीं देखेंगे, जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे तो दलित दलित दलित, छूत अछूत अछूत, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये धर्म सही नहीं, वो धर्म सही नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तमाम तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे और वो अपने साथ हुई कई सारी घटनाओं को का जिक्र करेंगे।
लेकिन वो इस चीज़ पे कभी नहीं लिखें कि आपका अंदर चेतना का विकास कैसे होगा, आप उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे जिस ऊंचाई तक अगली जाति के लोग हैं या जो आगे है वो खुद को मानते हैं। उस पर यदि अम्बेडकर काम किए होते तो दलितों की स्थिति कम से कम समाज में आज 70-80 वर्ष बाद जो स्थिति है वैसी तो कम से कम नहीं ही होती। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा निर्णय आया था कि दलितों को भी स्ट्रेटिफाई किया जाए, मतलब स्तरीकरण किया जाए कि जो दलित अब आगे आ गए हैं उनको अब विकास का वो लाभ न दिया जाए जो पीछे वाले को दिया जा रहा है या दिया जाएगा। अब जैसे 2 नौकरियों के लिए फॉर्म निकला तो उसमें एक चिराग पासवान भरेंगे और एक कोई करमजीत पासवान का लड़का है जो काफ़ी गरीब है, जो खेती करता है, जो खेत में मजदूरी करके पढ़ाई करता है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान है, और दोनों को दलित ही समझा जाएगा और दोनों को एक ही स्तर पे समझा जाएगा। तो ये जो गरीब बच्चा है वो कभी टिकेगा? तो फिर जो दलितों में भी जो गरीब है वो बहुत पीछे रह जाएगा बेचारा। और सबसे बड़ी बात है कि दलितों में लगभग आधी आबादी गरीब है, ये एक बड़ा संकट का चीज़ है। और जब तक इस पे नहीं आप लड़िएगा भिड़िएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। नेताओं की काम तो राजनीति करनी है, उसे तो सत्ता चाहिए, वो तो अपना जीत गए 5 साल के लिए, फिर हो गया, फिर 6ठा साल उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन दलित तो बेचारे जिंदगी भर एक दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दलितों के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अंबेडकर साहब ने जो फिलॉसफी दी है उससे अब थोड़ा हट के खुद दलित समाज को आके इसके लिए सोचना होगा, समझना होगा और उसमें आगे आना होगा उसी समाज के लोगों को। क्योंकि दूसरे लोग यदि जाएंगे या दूसरे लोग उसमें आएंगे उस दलित राजनीति में, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये दूसरी जाति का है, ये चाहता ही नहीं है कि दलितों का विकास हो, ये हो वो हो। तो ये बड़ा गड़बड़ सी चीज़ है, और गड़बड़ सी चीज़ है तो फिर इससे चीज़ से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि दलितों का विकास होगा ही होगा। आज अम्बेडकर जयंती पे हमने इसीलिए इस चीज़ को खास रखा है। अब अम्बेडकर साहब जो बुक लिख रहे थे, जो दर्शन दे रहे थे, वो दलित अम्बेडकर नहीं थे, वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब के जो अम्बेडकर थे वो सवर्ण अम्बेडकर थे, क्योंकि वो हर चीज़ से संपन्न हो चुके थे, रुपए से, पैसे से, पढ़ाई से, लिखाई से, सब चीज़ से संपन्न थे। और वो भोगे थे, बचपन में भोगे रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे दलित परिवार से आते थे जो स्कूल जाता था जिसका बच्चा। आज के ज़माने में बहुत से दलितों का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो उस ज़माने में तो हम बात ही छोड़ दें कि दलित पढ़ते भी रहे होंगे, कमज़ोर तबका का लोग स्कूल भेजता रहा होगा अपने बच्चों को। तो इसका मतलब है कि अम्बेडकर उस ज़माने में भी थोड़े ठीक ठाक थे। और आज जो दलितों की स्थिति है पहले से तो बहुत ठीक ही हुई है, कम तो हुई नहीं है, बहुत चीज़ें सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी तुलना में दूसरे वर्ग के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, इस कारण आज भी दलित पीछे ही हैं। और इसको आगे करना है तो इसका एक ही उपाय है, नंबर 1 आप उसके अंदर चेतना का विकास कीजिए कि हम दलित हैं, वो इस भाव से ऊपर उठ जाए। काहे को सोचना दूसरा भाई कुआं में नहीं पानी पिए देगा, हम अपने पास कुआं रखेंगे, अपने लिए कुआं की खुदाई करेंगे। आखिर बसने को घर है तो कुआं के लिए भी तो थोड़ा बहुत जगह तो होगा ही। काहे किसी के पीछे पड़ना, खाएगा नहीं खाएगा कुछ भी हो, छूत है अछूत है, अपने लिए आए हम भाई, काम है तो रखो साथ में, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपने यहाँ अपने यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं आएंगी दलित समाज के पास, तब तक अम्बेडकर साहब जैसे 100 अम्बेडकर जी आ जाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है वो ठीक है, वो कुछ लोग मानते हैं कि ये चीज़ सही है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो चाहिए। और दलितों के विकास के लिए जो चाहिए वो इस विचारधारा में आपको दिखेगी ही नहीं। इसके अंदर यह है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो अब हम क्या करें। भाई उससे कुछ नहीं होता है। अतीत में बहुत लोग दोनों हाथ पैर पे बंदर जैसे चलते थे हम लोग, तो फिर आज भी चलने लगे, इसका मतलब है। तो जो सुधारवादी चीज़ें हैं उसको हम स्वीकार करते चले और खुद दलित वर्ग को एक अपना नेता चुनना होगा।
एक सबसे बेकार सी चीज़ इसमें है आरक्षण की व्यवस्था, जबकि आरक्षण की व्यवस्था एक तरह से देखें तो केवल अंबेडकर का उसमें योगदान नहीं है। अंबेडकर ने दलितों के लिए बात की, उससे पहले अंग्रेज भी बात कर रहे थे। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ी जातियों को दे दिया, वो तो अंबेडकर नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने सवर्णों को दे दिया ईडब्ल्यूएस का कोटा, वो तो अंबेडकर नहीं थे। तो सवर्ण जाति कहाँ पूजा करने लगी है अंबेडकर मोदी जी की? पिछड़ी जातियाँ कहाँ वीपी सिंह का मूर्ति बनवा के रखती है घर में? तो ये राजनीतिकरण से या राजनीति से जब तक आम आदमी ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसके विकास की बात करनी अधूरी है, बेमानी होगी। और एक तरह से उस विचार के लिए वो नाइंसाफ़ी के समान है जो कुछ अच्छा सोच लेकर चल रहा है। अमेरिका में, नेपाल में, हर जगह जातिवादी व्यवस्था रही है। ब्लैक एंड वाइट, काला गोरा का भेदभाव होता रहा है। वहाँ तो अम्बेडकर जी नहीं थे। नेपाल में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, श्रीलंका में नहीं है, और हर जगह व्यवस्था है उसी तरह की। तो सुधार तो हुए हैं और हर जगह होता है। तो इस चीज़ से हमें ऊपर उठना होगा और खुद के अंदर बदलाव लाने होंगे, और यह बदलाव खुद से दलित समाज को लाना होगा, अन्यथा इसका दूसरा कोई मालिक नहीं है। और सरकार कुछ भी कर ले, सरकार की तो एक सीमा है, और नेता तो गाल बजाने में सबसे टॉप होते हैं, वो तो बजाएंगे ही बजाएंगे। तो उन सब चीज़ों से हट करके थोड़ा अच्छा से, ठीक ठाक से बात की जाए, देखी जाए, समझी जाए, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी है समीक्षा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं रहता है। बाबा साहब की हम भी इज्जत करते हैं और आप लोग भी करते होंगे। सारा हम पूरा देश करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।